हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। साथ ही हम देखेंगे मेंडल्स के जो 3 नियम हैं, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेंडल साहब ने जनरली क्या किया कि जो शुद्ध लंबा पौधा था उसका क्रॉस किससे कराया था? शुद्ध बौने पौधे के साथ कराया था। तो पहली पीढ़ी में अगर हम देखेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आता है यहाँ पे, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात सभी पौधे क्या होते हैं? संकर लंबे हो जाते हैं। तो जब सभी पौधे संकर लंबे हो जाते हैं तो इसी का क्रॉस अगर हम पुनः जो हमारी जनक पीढ़ी है, पेरेंटल जनरेशन है, तो इसे कौन सी पीढ़ी बोलते हैं? पी जनरेशन कहेंगे, अर्थात इसे हम लोग जनक पीढ़ी कहेंगे। ठीक है, पेरेंटल जनरेशन कहेंगे। और ये कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी है, अर्थात इसे हम लोग पहली पीढ़ी कहते हैं। तो जब हम जो पहली पीढ़ी है, F1 जनरेशन है, इसी का क्रॉस अगर हम पेरेंटल जनरेशन के साथ पुनः करा देते हैं, ऐसी स्थिति अगर बन जाती है कि इसका क्रॉस पुनः हम पेरेंटल जनरेशन के साथ कराते हैं, तो ये कंडीशन ही क्या कही जाती है? इसी को हम लोग कहते हैं बैक क्रॉस। बैक का मतलब पिछली पीढ़ी से। तो आप ध्यान दीजिए कि ये हाइब्रिड प्लांट है, इसका भी क्रॉस तो हम इससे करा रहे हैं, तो इसे भी जाहिर सी बात है हम क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस ही कहेंगे। इसे भी बैक क्रॉस ही कहा जाएगा। दोनों स्थिति में इसे बैक क्रॉस कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम संकर पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने से कराएं, हाइब्रिड प्लांट का क्रॉस प्योर ड्वार्फ से कराते हैं, तब ये स्थिति कही जाती है टेस्ट क्रॉस। तब इसे क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। केवल इसी कंडीशन में। इसके अलावा अगर हम जो हाइब्रिड प्लांट है इसका क्रॉस अगर हम प्योर टाल के साथ करा रहे हैं, संकर पौधे का क्रॉस अगर हम शुद्ध लंबे से करा रहे हैं, तब ये स्थिति बैक क्रॉस कही जाएगी, या फिर इसी को हम लोग कहेंगे आउट क्रॉस। क्या बोलेंगे? आउट क्रॉस। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, एक आउट क्रॉस की और दूसरी किसकी है? टेस्ट क्रॉस की। दोनों ये टाइप है ऑलरेडी बैक क्रॉस के। लेकिन जब हम संकर पौधे का क्रॉस शुद्ध लंबे से कराते हैं तब इसे टेस्ट क्रॉस, अर्थात इसे परीक्षण संकरण कहा जाएगा। और जब हम संकर पौधे का क्रॉस शुद्ध लंबे से कराते हैं तब इसे आउट क्रॉस कहा जाएगा। ओके, इसे हम दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं। हम इसे अलग अलग करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए कि टेस्ट क्रॉस का एग्जाम्पल क्या होगा और बैक क्रॉस का या फिर आउट क्रॉस का एग्जाम्पल क्या होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर हम हाइब्रिड जो प्लांट होगा इसका क्रॉस अगर प्योर ड्वार्फ के साथ कराएंगे, हाइब्रिड प्लांट का क्रॉस प्योर ड्वार्फ के साथ कराएंगे, तब ये स्थिति क्या कही जाएगी? टेस्ट क्रॉस कही जाएगी। क्या बोलेंगे? इसे टेस्ट क्रॉस कहेंगे। ठीक है, और इसे जब हम यही सेम कंडीशन लें, हाइब्रिड प्लांट लें और प्योर टाल प्लांट का साथ इसका क्रॉस करा दें, तब ये स्थिति क्या कही जाती है? आउट क्रॉस कही जाती है। तब इसे आउट क्रॉस कहते हैं। और ये दोनों विधियाँ किसका टाइप हो जाती हैं? बैक क्रॉस का। क्योंकि ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं? F1 प्लांट जो है, जो पहली जनरेशन का प्लांट है, उसका क्रॉस हम पी जनरेशन से कर रहे हैं, पेरेंटल जनरेशन से कर रहे हैं। इस वजह से इन दोनों को हम बैक क्रॉस कहते हैं। लेकिन जब हाइब्रिड का क्रॉस हम हाइब्रिड वाले का प्योर ड्वार्फ वाले के साथ करेंगे तब इसे टेस्ट क्रॉस, और जब हाइब्रिड का क्रॉस प्योर टाल वाले से करेंगे तब इसे आउट क्रॉस कहा जाता है। क्लियर हो गया? टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या है? तो टेस्ट क्रॉस हम किस कंडीशन में बोलेंगे? केवल एक कंडीशन में बोलेंगे, जब हाइब्रिड का क्रॉस प्योर ड्वार्फ वाले से करेंगे। और आउट क्रॉस किसे बोलेंगे? जब हाइब्रिड का क्रॉस प्योर टाल वाले से कहेंगे। और बैक क्रॉस दोनों को बोलेंगे। ठीक है, इसके साथ हम यहाँ पे इसी के साथ चर्चा कर लेते हैं कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब होता है कि जैसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो फ्लावर होता है उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। तो ये ऊपर का हिस्सा इसका है एंथर, इसे ऊपरी हिस्से को एंथर, और नीचे का ये जो हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं फिलामेंट। और इन दोनों को कॉमन रूप से क्या कहा जाता है? स्टेमन कहा जाता है। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट्स है या फिर आर्गन है। इसी तरह से अगर हम इसमें फ्लावर में अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो ये ऊपर का हिस्सा क्या है, इसका स्टिग्मा, ये ऊपर वाला हिस्सा है इसका स्टिग्मा। ये बीच का जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं स्टाइल, और बिल्कुल नीचे का हिस्सा ये वाला जो है इसे हम लोग कहते हैं ओवरी। और इन तीनों को कॉमन रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल। क्या बोलेंगे, पिस्टिल कहेंगे इसे। तो ये पिस्टिल है। तो आप ध्यान दीजिए कि ये है इसका वर्तिकाग्र, ये है इसकी वर्तिका, और ये है इसका नीचे वाला पार्ट जो फूला हुआ भाग है, इसी को कहते हैं अंडाशय। निषेचन की क्रिया इसी के अंदर होती है। बीजों का निर्माण, फलों का विकास सब कुछ इसी के माध्यम से होता है। ये ऑलरेडी हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। उसकी वजह से हमने एक बार फिर से इसका जो डायग्राम है वो बनाया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस हम किसे कहते हैं और किस कंडीशन में कहते हैं। तो अगर हम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो इसका स्टेमन है, मान लेते हैं जो स्टेमन वाला हिस्सा है, इसके लिए इस तरह का सिंबल यूज करेंगे, इसके लिए इस तरह का सिंबल यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक फ्लावर है और ये फ्लावर मेल है मान लेते हैं, इसका हमने मेल पार्ट लिया, डोमिनेंट फ्लावर है पूरी तरह से, और इसका क्रॉस हम रिसेसिव फ्लावर से कराएंगे। ठीक है, तो ये फीमेल वाला पार्ट जो है, पिस्टिल वाला जो भाग हमने लिया वो फीमेल वाला लिया। तो ध्यान दीजिए, जो हमने एंथर लिया है वो डोमिनेंट वाला लिया है, और जो हमने पिस्टिल लिया है, हमने जो स्टेमन लिया है, स्टेमन का मतलब पूरा होगा ये, और इस एंथर का मतलब केवल इतना सा भाग होता। तो जो मैंने स्टेमन सेलेक्ट किया है वो डोमिनेंट फ्लावर का लिया है स्टेमन, और वो क्या है, मेल है। और जो हमने यहाँ पे पिस्टिल लिया है वो रिसेसिव का लिया है, मतलब बौने वाले का लिया है। इन दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस करेंगे, इन दोनों का क्रॉस करते हैं, तो सभी के सभी प्लांट क्या आते हैं, हाइब्रिड आएंगे। पहली जनरेशन के अंदर जितने भी फ्लावर होंगे, जितने भी कैरेक्टर प्राप्त होंगे, वो सभी हाइब्रिड होंगे। अर्थात यही जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा केवल यही दिखेगा, रिसेसिव कैरेक्टर नहीं दिखेगा। ये तो समझ में आ रहा होगा। तो ये तो हुआ, ऑलरेडी क्रॉस हुआ। लेकिन अगर हम सेम यही पोजीशन को अगर हम चेंज कर दें, यहाँ पे अगर हम कंडीशन थोड़ा उल्टा कर दें, बिल्कुल अपोजिट कर दें, तो अब क्या होगा। जैसे देखें, अगर हम जो शुद्ध बौना है, यहाँ पे जो मेल कैरेक्टर लें, अर्थात जो स्टेमन सिलेक्ट करें, वो ड्वार्फ फ्लावर का ले लें, मतलब जो अशुद्ध वाला है, जो नाटा किस्म का फ्लावर है, उसका हम क्या ले लें, स्टेमन ले लें, और इसका क्रॉस किससे करा दें, शुद्ध अर्थात प्योर वाले से करा दें। प्योर किससे, पिस्टिल से करा दें। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी जो हमारा रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो क्या आएगा, हाइब्रिड ही आएगा। अर्थात F1 जनरेशन में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो मेंडल साहब ने क्या किया, पहले एक शुद्ध लंबा पौधा लिया, जिसमें खास रूप से जो उसका फ्लावर था वो डोमिनेंट था। तो डोमिनेंट फ्लावर का एक उन्होंने क्या लिया, परागकण लिया, और उसे रिसेसिव फ्लावर के स्टिग्मा पे उसे ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ का जो पॉलन ग्रेन था, इस पॉलन ग्रेन को इन्होंने इस पर ट्रांसफ़र किया। फिर उसके बाद ये कंडीशन बिल्कुल उल्टा कर दी, और फिर उन्होंने क्या किया, रिसेसिव, ये डोमिनेंट हो जाएगा, ये वाला रिसेसिव हो जाएगा। तो दोनों स्थिति में हम देखते हैं कि रिजल्ट हमारा सेम आता है। तो ऐसी स्थिति को ही रेसिप्रोकल क्रॉस कहा जाता है। कहने का मतलब कि लंबे का क्रॉस चाहे बौने के साथ करा दें, या फिर बौने का क्रॉस लंबे के साथ करा दें, परिणाम हमारा सेम रहता है, और इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। अब यहाँ इसी के साथ हम चर्चा करेंगे कि जो पुनेट स्क्वायर मेथड है वो क्या होता है, पुनेट स्क्वायर मेथड क्या है। तो पुनेट स्क्वायर मेथड को अगर देखें तो यहाँ पे जनरली मेंडल साहब ने क्या किया, पुनेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस तरह से जो संकरण का प्रयोग था उसको ऐसे खड़ी और बेड़ी आड़ी लाइनों में इसे दर्शाया,
यहाँ पे हम कैपिटल टी को रख देते हैं और यहाँ पर हम स्मॉल टी को रख देते हैं। चाहे तो हम कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये मेल के लिए मान लेते हैं और इधर वाला फीमेल के लिए मान लेते हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी सभी खानों में सेम रिजल्ट आएगा। अगर इसका क्रॉस हम इस तरह से करें, ऐसे करें, ठीक है, इस तरह से करें तो भी यही परिणाम आएगा और इस तरह से करें तो भी यही परिणाम आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर मेथड। मतलब पुनेट ने क्या किया कि जो प्रभावी या अप्रभावी लक्षण थे उन्हें एक तरह से एक वर्ग बना के उसके अंदर उसका क्रॉस करके देखा कि क्या परिणाम आता है, तो देखा कि सेम वही सारे परिणाम आते हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि जो मेंडल के 3 नियम हैं खास रूप से उनके विषय में देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला मेंडल का लॉ है जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो क्या कहता है या फिर वो किस निष्कर्ष पर आधारित है उसे देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें पहले नियम की, लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो उसे हम देख लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है और किस तरह से इसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसे हम लोग बोलते हैं प्रभाविता का नियम। ये कौन सा नियम भी है, प्रभाविता का नियम। इसी को हम लोग बोलेंगे प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, अब इसमें देख लेते हैं। तो जब हम शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने से कराते हैं, ये प्योर टाल है और ये क्या है, प्योर ड्वार्फ है। पहला वाला पौधा क्या है, शुद्ध लंबा, दूसरा वाला क्या है, शुद्ध बौना। यहाँ पे हम सिंबल बना देते हैं, ये मान लेते हैं मेल के लिए है और ये दूसरा वाला फीमेल फ्लावर है। दोनों का क्रॉस कराइए, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आप कराएंगे क्रॉस तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, उसके बाद इसका करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसी तरह से इसका करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, लास्ट वाले का करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। ये जनरेशन कौन सी है, पी जनरेशन। इसी को हम लोग कहते हैं जनक पीढ़ी, पेरेंटल जनरेशन। ये क्या है भाई, जनक पीढ़ी, माता पिता वाली पीढ़ी है। और इसे हम लोग कहेंगे F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। इसे कहेंगे संतति पीढ़ी, संतति पीढ़ी या फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो आप देख रहे हैं कि सभी पौधे क्या हैं, पहली पीढ़ी में सब हाइब्रिड हैं, सब के सब पौधे संकर प्राप्त होते हैं। तो ऑल प्लांट्स आर हाइब्रिड टॉल। तो पहली पीढ़ी के अंदर जितने भी पौधे हैं वो सभी क्या प्राप्त होते हैं, संकर लंबे प्राप्त होते हैं। अब इसे चाहें तो हम पुनेट स्क्वायर मेथड भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो अगर हम पुनेट स्क्वायर मेथड को यूज करेंगे तब भी हमारा सेम परिणाम आएगा। तो यहाँ पे हम करा के दिखा देते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, अभी मैंने ऑलरेडी इसको बताया भी था, यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें आप देखिए सब में क्या है, रिजल्ट क्या है, सेम आ रहा है। जो रिजल्ट इधर आया है 4, वही सेम रिजल्ट यहाँ भी आ रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा पहला नियम है, मेंडल का जो पहला निष्कर्ष है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड है, एक गुण संकरण पर आधारित है, जो क्या कहता है, यदि हम शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे के साथ कराते हैं तो पहली पीढ़ी में केवल लंबेपन का ही लक्षण प्रभावी होता है, जबकि बौनेपन का लक्षण अप्रभावी हो जाता है। अर्थात लंबेपन का ही लक्षण दिखाई देता है, बौनेपन का लक्षण दिखाई नहीं देता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, यही है प्रभाविता का नियम। अब इसमें क्या होता है कि जनरली अगर हम यहाँ पे अगर दूसरा एग्जाम्पल इसका लें, तो जैसे अगर एक कोई लड़का है वो लंबा है और एक लड़की है नाटी है, दोनों का अगर विवाह करा देते हैं तो उनके जो बच्चे होंगे वो लंबे होंगे। अक्सर आप ऐसा देखते हैं। हाँ, उनमें जो बौना होगा वो अगर ऐसा कोई स्थिति अगर देखने को मिल रही है तो वो क्या होगा, उनके जो माता पिता होंगे उनका कैरेक्टर उसके अंदर आया होगा। तो ऐसी स्थिति होती है।
तो यहाँ पे जनरली हम देखते हैं कि जब हम एक शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच में संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो पहली पीढ़ी में केवल हमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई देता है। इसी को कहते हैं, यही टेंडेंसी कहलाती है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब दूसरे नंबर पे हम चर्चा करेंगे जो दूसरा मेंडल का नियम है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो जो सेकंड नियम है, ये कौन सा नियम था? पहला नियम था, इसे हम फर्स्ट लॉ कहते हैं। और जो दूसरा है उसे हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर उसी को कहा जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो उसे भी देख लेते हैं, वो भी बड़ा सिंपल ही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक, इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, और तो मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, अब लिख लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत हो तो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम जो पहली पीढ़ी में जो संकर पौधे प्राप्त होते हैं, संकर पौधे, तो ये कौन सी जनरेशन में प्राप्त हुए थे? F1 जनरेशन के अंतर्गत। तो F1 जनरेशन में जो संकर पौधे प्राप्त होते हैं, अर्थात हाइब्रिड प्लांट होते हैं, उन्हीं के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो कैपिटल T आएगा, और इसका कराएंगे क्रॉस तो यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t आ जाएगा, और इस तरह से इसका कराएंगे, यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t आएगा। लास्ट वाले का लास्ट वाले से कराएंगे तो देखेंगे क्या? स्मॉल t आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल t। तो आप यहाँ पे देखिए, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना किस जनरेशन में प्राप्त होते हैं? F2 जनरेशन के अंतर्गत। तो जो दूसरी पीढ़ी है, सेकंड जनरेशन है, उसमें जो पहली जनरेशन में जो जनक पीढ़ी में शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे चुने गए थे, वो दूसरी पीढ़ी के अंदर शुद्ध लंबे बौने और शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा पुनः प्राप्त हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इसी कारण से इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अर्थात ये पूरी तरह से जो जनक पीढ़ी में P जनरेशन के अंतर्गत शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे सेलेक्ट किए गए थे, वो पूरी तरह से यहाँ पे आपको F2 जनरेशन के अंदर दिखाई देते हैं। इसी वजह से इसे कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, अर्थात इनमें किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं होगा। ये पूरी तरह से शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हो जाते हैं F2 जनरेशन में। इसी कारण से इसे कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, युग्मकों की शुद्धता का नियम। या फिर ये 1:2:1 के अनुपात में अलग हो जाते हैं। एक शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे और एक शुद्ध बौना पौधा हमें F2 जनरेशन में प्राप्त होता है, अलग अलग प्राप्त होता है, क्लियर दिखाई देता है अगर जीनोटाइप इसका देखें। तो इसी कारण से इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब यहाँ पे हम इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप को देखें अगर, तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है? तो आप देख पा रहे हैं कि ये पौधा क्या है? शुद्ध लंबा। ये 2 पौधे क्या है? संकर लंबे। और ये पौधा क्या है? शुद्ध बौना। तो 3 पौधे तो लंबे हैं। अब भाई एक शुद्ध लंबा है और 2 क्या है? संकर लंबे हैं। तो देखने से तो पता चलेगा नहीं कि कौन शुद्ध लंबा है, कौन संकर लंबा है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये 3 के तीनों पौधे क्या दिखेंगे? लंबे दिखेंगे। तो 3 पौधे हमें लंबे दिखे, बौना बेचारा बौना ही दिखेगा। तो ऐसी स्थिति के कारण एक बौना दिखेगा। तो इसका जो फिनोटिपिक रेशियो हो गया, इसका जो फिनोटाइप हो गया, वो क्या हो गया? 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें इसके जीनोटाइप की, तो एक पौधा क्या है? शुद्ध लंबा है, 2 पौधे क्या है? संकर लंबे हैं। तो 2 पौधे संकर लंबे और एक क्या है? शुद्ध बौना। तो इसका जो जीनोटाइप हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2:1, अर्थात 1:2:1 इसका जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा। तो इस तरह से जो सेकंड लॉ है, दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो भी कंप्लीट होता है। अब हम चर्चा करेंगे जो मेंडल का तीसरा नियम है, क्या है वो? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, युग्मकों की स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो उसे कैसे देखेंगे? तो आप ध्यान दीजिए कि जो मैंने अभी आपको पहला नियम बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और साथ ही जो हम तीसरे नियम की चर्चा करने जा रहे हैं, ये कौन से क्रॉस हैं? तो जो पहला नियम है और जो दूसरा नियम है वो क्या है? एक तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। कौन सा क्रॉस है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो पहले नियम
और दूसरे नियम एक ही गुण पर आधारित हैं, एक ही गुणों पे ये आधारित हैं, इसी वजह से इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जबकि ये जो तीसरा नियम है, इनका तीसरा निष्कर्ष है, जो तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब ये जो तीसरा नियम है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड है, अर्थात दो गुणों पर आधारित है। इसे देख लेते हैं कैसे है। तो आप इसको बनाने के लिए जनरली आप ऐसे इस तरह का एक बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स के अंदर हम पूरा इस नियम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखते रहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इस तरह का एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें टोटल 4 खाने खड़े और पड़ी लाइन में, खड़ी पड़ी लाइन में बनने चाहिए। इस तरह से ये 4 हुए और इधर से भी हम 4 बनाएंगे, तो 2 हुआ, ये 3 और 4 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर पहले खाने में लिखेंगे, सेम फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर लिखेंगे, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर लिखेंगे, फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर लिख देंगे। ठीक है। सेम यही तरीका इधर भी अप्लाई करेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है। ये इधर वाला मान लेते हैं हम, किसके लिए हो जाएगा, मेल के लिए, तो इधर वाले को हम मेल के लिए समझ लेते हैं और ये वाला जो होगा ये फीमेल के लिए हो गया। मतलब इधर सब मेल है, मेल प्लांट है, इधर सब फीमेल प्लांट है या फ्लावर हैं, जो भी है। अब इनका क्रॉस आप करा के देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, सिंपल है, जो है वही छाप देना है। यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर है, इधर भी कैपिटल वाई कैपिटल आर है, तो वाई को एक साथ हमने लिख दिया, आर को हमने एक साथ लिख दिया। अब सेम इस खाने में देखेंगे और इस मतलब इसका क्रॉस इससे कराएंगे, फिर उसके बाद इससे, फिर उसके बाद इस वाले से, इस तरह से ऐसे देखते जाएंगे। तो यहाँ पे करा के देखते हैं, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर उसके बाद कैपिटल आर। ठीक है। इसमें देखेंगे तो कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर। लास्ट वाले में देखते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है। इसमें चेक करते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ वाले में देखते हैं स्मॉल वाई कैपिटल आर। ओके। तो आप छोटा बड़ा लिखिएगा ताकि आपको पूरा क्लियर रहे। फिर उसके बाद कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें देख लेते हैं स्मॉल वाई, फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें चेक करते हैं कैपिटल वाई दोनों हैं, फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर है। यहाँ पे देख लेते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर उसके बाद है कैपिटल आर स्मॉल आर है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कैपिटल वाई दोनों हैं और दोनों स्मॉल आर हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई है और उसके बाद दोनों स्मॉल आर हैं। यहाँ पे चेक करते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें आप देखेंगे हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे स्मॉल है, ये स्मॉल वाई और उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें देखेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, दोनों आर छोटे हैं, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है। लास्ट वाले में देखेंगे तो स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस तरह से आप इसको देख लीजिए, क्लियर एकदम समझ में आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ और करने वाले हैं, देखते हैं क्या होगा। अब इसका हम कलर डिसाइड करेंगे कि ये कौन कौन से कलर का है। इसके लिए आप ऐसे समझिए, हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि कैपिटल वाई किसके लिए है, पीले के लिए है। तो कैपिटल वाई पीला अर्थात येलो के लिए है, और जो स्मॉल वाई है वो किसके लिए है, हरे के लिए है। कैपिटल आर किसके लिए है, गोल के लिए है। तो जो गोल कैरेक्टर होगा वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्मॉल वाला किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा भाई, स्मॉल आर झुर्रीदार रिंकल्ड के लिए। तो मैं इससे इंग्लिश में लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कैपिटल वाई है ये एक तरह से ये येलो है, तो मैं इसे केवल वाई लिख दे रहा हूँ। ठीक है, येलो अर्थात वाई।
और आर के लिए, इसके लिए हम जनरली क्या लिख देना है, कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो वाई आर लिख दिया, येलो राउंड। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिए कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है, तो कैरेक्टर कौन सा डोमिनेंट है, कैपिटल वाई वाला, तो इस वजह से ये कलर कैसा हो जाएगा, येलो, और बाकी आर दोनों कैपिटल लेटर में है तो येलो राउंड अर्थात वाई आर मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखते हैं ये क्या होगा, येलो और राउंड ये भी होगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, येलो राउंड। इसमें देखेंगे ये भी येलो राउंड, ये क्या होगा, ये देखिए दोनों वाई स्मॉल लेटर में है तो ये ग्रीन हो जाएगा, ये हो जाएगा जी आर ग्रीन राउंड। ठीक, इसमें देखेंगे ये क्या हो जाएगा, येलो राउंड, ये वाला क्या हो जाएगा, ग्रीन राउंड। ठीक है, इसमें देखेंगे येलो राउंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर कैपिटल लेटर में है और एक आर क्या है स्मॉल लेटर में, तो जो कैपिटल वाला है उसे डोमिनेंट होगा तो ऑलरेडी उसी का कैरेक्टर लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर अर्थात ये क्या हो जाएगा, येलो राउंड, ये क्या होगा, येलो होगा और ये ग्रीन हो जाएगा, तो येलो ग्रीन हो जाएगा। ये वाला भी क्या हो जाएगा, येलो ग्रीन हो जाएगा। इसमें देखते हैं येलो राउंड, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों स्मॉल लेटर में है वाई, दोनों स्मॉल लेटर में है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और राउंड हो जाएगा, जी आर ग्रीन राउंड। जी आर कहाँ दिख रहा है, यहाँ है और एक यहाँ आ गया। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, येलो राउंड, सॉरी येलो ग्रीन, ये येलो ग्रीन, तो येलो ग्रीन कहाँ है, यहाँ है प्लस यहाँ। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, दोनों वाई स्मॉल लेटर में है, दोनों वाई स्मॉल लेटर में है तो ग्रीन और रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड। ये क्या है, यहाँ पे स्मॉल लेटर है तो ये येलो और रिंकल्ड हो जाएगा, येलो रिंकल्ड। ये भी क्या हो जाएगा, येलो रिंकल्ड। स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड है ना, झुर्रीदार, यहाँ पे मैंने दिखाया था झुर्रीदार, तो यहाँ पे ये हो जाएगा येलो रिंकल्ड, ये भी क्या हो जाएगा, येलो रिंकल्ड। ठीक, अभी देख लेते हैं, अब इसको हम इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप किस तरह से क्लियर करेंगे इसे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम काउंट करें केवल येलो राउंड को, तो येलो राउंड को अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल आपको जो येलो राउंड की संख्या दिखेगी वो 9 दिखेगी। तो हम काउंट करके आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अगर आप ये पूरी तरह से इसे समझ लेते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेडिकल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही जो बोर्ड के सीबीएसई के या यूपी बोर्ड के या जो भी बोर्ड हैं उसके एग्ज़ाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप काउंट करिए येलो राउंड को, तो अगर आप येलो राउंड को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8, यहाँ पे एक हो जाएगा 9। टोटल संख्या इसकी कितनी है, 9। तो येलो राउंड टोटल है 9। उसके बाद हम देख लेते हैं किसको, ग्रीन राउंड को। तो ग्रीन राउंड को चेक करते हैं इसकी संख्या, तो यहाँ पे देखिए 1 2 और फिर उसके बाद एक यहाँ पे है 3, तो टोटल इसकी संख्या कितनी हुई, 3। उसके बाद चेक कर लेते हैं किसको, येलो रिंकल्ड को। तो येलो रिंकल्ड को देखते हैं, येलो रिंकल्ड YW को देख लेते हैं, तो इसे भी अगर काउंट करेंगे तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे 3, इसकी भी संख्या कितनी है, 3। और लास्ट में एक है ग्रीन रिंकल्ड, तो GW इसकी संख्या कितनी हुई, 1। तो जो ये तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका जो फिनोटाइप है ये कितना आ जाएगा भाई, 9:3:3:1, ये इसका हो गया फिनोटाइप। अब इसका जीनोटाइप निकालना थोड़ा सा क्रिटिकल सा लगता है, लेकिन अगर आप उसको भी ध्यान से देखेंगे तो वो भी बहुत ही सिंपल है। तो हम देख लेते हैं, हम क्या करते हैं, इन सब को हटा देते हैं ताकि हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अब हमें तो ये पता चल गया है कि इसका फिनोटाइप कितना है, 9:3:1 है। तो अभी हम काउंट करके आपको दिखा देते हैं कि इसका जो जीनोटाइप है वो कैसे हम काउंट करते हैं, कैसे निकालेंगे, तो उसे भी आइए हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो पहली स्थिति है ये वाली प्योर येलो और प्योर राउंड वाली, तो YY और RR, इसका अगर आप नंबर काउंट करेंगे तो केवल 1 है, पूरे बॉक्स में केवल आपको 1 दिख रहा है। अब हम दूसरे को काउंट करते हैं, तो ये हो गया ऑलरेडी
इसकी कहानी ख़त्म हो गई। तो हमने इसे काउंट कर लिया। अब इस बॉक्स को हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे। तो इस बॉक्स को देखते हैं, क्या ऐसी स्थिति कहीं और हमें देखने को मिल रही है? तो कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर। क्या ऐसी स्थिति हमें दूसरी जगह है? तो एक जगह और देखने को आपको मिलेगी। तो आप देखिए, इस खाने में है, नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं दिख रहे, यहाँ भी नहीं दिख रहे हैं। इस खाने में आपको देखने को मिले। तो देख रहे हैं, पहली कंडीशन यहाँ थी और दूसरी कंडीशन यहाँ दिख रही है। ठीक, तो टोटल इसकी संख्या कितनी हो गई? 2। इसका मतलब हम इसे भी कट कर देते हैं, इसे भी हम क्या करेंगे, ऐसे कट कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब इतने खाने हो चुके हैं। अब हम इस पोजीशन को देखते, इसको देखते हैं, ये भी 2 दिखेगा हमें। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या है, कैपिटल वाई है, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसे काउंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक स्थिति यहाँ है, ये वाली यहाँ है, नहीं है। उसके बाद हम इस खाने में देखें तो ये भी नहीं मैच कर रहा है, इसमें मैच करेंगे, नहीं, इससे भी नहीं मैच कर रहा है, इससे नहीं मैच कर रहा है, इससे भी नहीं मैच कर रहा है, इससे भी नहीं मैच कर रहा है। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी नहीं मैच कर रहा है। तो कहीं तो भाई मैच करना चाहिए। तो कहीं तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल वाई है, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पे है ना, दूसरी कंडीशन यहाँ पे दिख रही है हमें, ये वाली स्थिति हमें यहाँ पे दिख रही है। तो पहली कंडीशन हमें यहाँ दिखी थी और दूसरी कंडीशन हमें यहाँ पे दिख रही है। तो शायद कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ गलती हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें एक बार यहाँ भी चेक किया था ना। तो ये वाला हम फिर से देख लेते हैं। ये वाला कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, कैपिटल आर है। यहाँ पे देखिए, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ आ रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आई, कैपिटल आर। यहाँ पे देखिए, तो ये वाली स्थिति सेम नहीं मैच कर रही है, इस वाले में भी नहीं मैच कर रही है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर इसे हम देखेंगे, ये वाली जो स्थिति है यहाँ पे हमें जो दिखाई दे रहा है, तो इसे अगर हम चेक करें पूरी तरह से, तो जनरली अगर हमें देखेंगे तो जो कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, इसे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, ये वाली स्थिति यहाँ पे प्लस यहाँ पे नहीं मैच कर रही है, ये इससे और इससे मैच कर रही है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन यहाँ पे है। तो 2 कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है। तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पे भी नंबर हो जाएगा 2, लेकिन मैंने इसमें भी 2 लिख रखा है। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, तो ये वाला कैसे 2 आएगा? तो मतलब ये इस वाले के लिए हमने लिखा है। तो ऐसी स्थिति हमें कहीं और देखने को मिलेगी, या फिर कहीं पे थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही शायद गड़बड़ हुआ है। ठीक, यहीं पे देखिए गड़बड़ है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो या फिर रिजल्ट गलत आएगा। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर। तो एक स्थिति यहाँ हमें दिख रही थी, दूसरी स्थिति हमें यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पे मैंने भी कट कर दिया, यहाँ भी। तो आप देख रहे हैं ये वाला, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब कहने का मतलब इतने हमने मैच कर लिए। लास्ट वाले को चेक करते हैं। तो लास्ट वाली स्थिति देखेंगे, यहाँ पे ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, मतलब ये इस तरह से सब मैच कर रहा है एक जैसा। तो यहाँ पे टोटल संख्या जो है 4 है। तो कैपिटल वाई, उसके बाद स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसका टोटल नंबर कितना है? 4 है। ठीक, अब इसके बाद ये वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, एक तो यहाँ ऐसी स्थिति है, दूसरी जगह ऐसी स्थिति आपको कहीं दिख रही है। तो यहाँ पे कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है। ऐसी स्थिति देखिए और कहीं दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है शायद। तो अगर नहीं दिख रही है तो आप उसे लिख लीजिए, स्मॉल वाई, उसके बाद क्या है? कैपिटल आर। तो इसे आप 1 हैं। तो इसका मतलब इसे भी हम कट कर देते हैं, मतलब ये हो चुका है। अब ये वाली स्थिति देख लेते हैं, ऐसी स्थिति शायद हमें दिखेगी। तो यहाँ पे स्मॉल वाई है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहाँ ये दोनों, तो पहले नंबर पे यहाँ दिख रहा है, दूसरे नंबर पे यहाँ। तो इन दोनों को भी कट कर लेते हैं। ठीक, इसे कट कर लेते हैं। तो कहने का मतलब कि हमें ये स्थिति देखने को मिल रही है। कौन सी स्थिति है ये?
स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। कितना नंबर है इसका? 2 है। तो ये भी हो गया। अब ये वाली कंडीशन देखें तो ये दोनों तो आपको मिल गया, ये भी ऑलरेडी हो चुका है, तो ये बच रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति कहीं मिल रही है हमें देखने को? तो अगर आप ऐसा देखेंगे तो ये कैपिटल वाई है यहाँ पे कैपिटल वाई, स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ऐसी कहीं स्थिति दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो आप लिखेंगे कैपिटल वाई उसके बाद स्मॉल आर बराबर कितना है? 1 है। इसका मतलब ये वाला भी खाना पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो कैपिटल वाई स्मॉल आर दिख रहा है। ऐसी स्थिति कहीं और दिख रही है? यहाँ दिख रही है। तो यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, तो इन दोनों को भी कट कर देते हैं खानों को, ताकि हमें कन्फ्यूजन किसी तरह का ना हो। तो हम क्या लिखेंगे? कैपिटल वाई स्मॉल वाई उसके बाद क्या है? स्मॉल आर। कितना नंबर है? 2। तो ये दोनों भी हो चुका है। लास्ट में केवल ये बच रहा है, इसे भी कट कर देते हैं और एक सिंगल नंबर है। तो स्मॉल वाई स्मॉल आर बराबर कितना है? 1। तो आप देख रहे हैं इसका जो जीनोटाइप है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है। अगर आप ध्यान से बिल्कुल देखेंगे तो आपको दिखेगा। बेहतर होगा कि आप इसे रट्टा मार लें, रट डालें। तो इसका जो जीनोटाइप रेशियो होगा उसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो कितना होगा? 1:2 अनुपाते 4 अनुपाते 1 अनुपाते 2, ठीक है। उसके बाद 412 हो गया 121, 1:2 अनुपाते 1। तो ये इसका हो गया जीनोटाइप रेशियो। तो इसका जो जीनोटाइप रेशियो है वो किस तरह से हमने काउंट किया है, निकाला है, आप इसी तरह से आप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप याद रखिए और इसे लिख दीजिए 122 412 121, ठीक है। इस तरह से आप इसका जीनोटाइप निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक की। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे करे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया करें। साथ ही जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।